एसबीआई क्लर्क मेंस के इस धमाकेदार सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जो कि 2020 में एसबीआई क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफी मजेदार हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले ये रहा बच्चे, आपके सामने एक क्वेश्चन। ये बेसिकली मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और चूंकि 2020 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि अभी एग्जाम का लेवल इसके और ऊपर भी रहेगा। फिर भी इस सेशन को देखने से एक आपको आइडिया तो मिलेगा ही। ऑलरेडी मैं 2-3 सेशन अरिथमेटिक का ले चुका हूं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में बाकी के भी सेशन देखिए। और जितने अरिथमेटिक के क्वेश्चन करवा रहा हूं, एटलीस्ट इतने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करके आपको जरूर जाना है, ठीक है। अगर आप कुछ ना भी कर रहे हैं, लेकिन जितने सेशन में ले रहा हूं इतने अरिथमेटिक के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। चलिए, तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये बेसिकली ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ ऑफ 60 मीटर सराउंडेड बाय अ पाथ which width is 5 meter, which width is 5 meter. If rate of flooring per square meter is rupees 500 and total cost of flooring on path is rupees 5,50,000, then find the area of rectangular park. So we need to calculate the area of the rectangular park. हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का। अगर आप सॉल्व करना जानते हो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके पहले भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप आंसर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप टाइम लगा के देखो, अगर आपको आता है तो कितना टाइम ले रहे हो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये सराउंडेड है एक पाथ से, एक रास्ता है, इसके चारों तरफ एक रास्ता दिया हुआ है। चलिए हम एक पाथ ले लेते हैं, यहाँ पे एक रास्ता ले लेते हैं। तो जैसे मान लो ये एक रास्ता है, इसके चारों तरफ से एक ऐसे रास्ता है, और ये जो रास्ते की बात की जा रही है, ये रास्ते की बात की जा रही है, रास्ते जो है कितने हैं, 5 दिया हुआ है। इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आपको दी गई है 5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर। अब देखो ये जो ब्लैक में दिख रहा है ना, ये केवल पार्क है। अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा शेडेड भी कर देता हूं, आप लोगों के लिए कलर फिल कर देता हूं, इसमें ज्यादा बेटर रहेगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो तो ये जो है ना, ये अभी जो दिखाई दे रहा है ये पार्क है, ये क्या है, पार्क है। और रास्ते की अगर मैं बात कर लूं तो जैसे देखो ये जो है आपका रास्ता है। तो बच्चे ये जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पार्क है, और इसके चारों तरफ ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, रोड है, रास्ता है। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, आपको दिया हुआ ये है कि ये जो रोड है, ये रोड की जो चौड़ाई दी गई है ये कितनी है, 5 मीटर है। ये रोड की चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, ये 5 मीटर है। अब रोड की चौड़ाई चारों तरफ वही रोड है, तो हर जगह ये भी कितना होगा, ये भी आपका 5 मीटर होगा। इधर भी ये कितना है, ये भी आपका 5 मीटर है, और ये भी कितना है आपका, ये 5 मीटर है। मतलब रोड की जो चौड़ाई दी गई है 5 मीटर दी गई है। उसके साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, ये सब तो 5 मीटर हो ही गया आपका। साथ ही साथ ये जो पार्क है, इस पार्क का लेंथ आपको दिया हुआ है बच्चे। क्वेश्चन में इस पार्क का आपको लेंथ दिया गया है। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं यहां से लेकर के यहां तक, तो पार्क का लेंथ आपको दिया गया है 60 मीटर। पार्क का लेंथ कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। पार्क का लेंथ 60 मीटर है। क्या हमें यहाँ पे पार्क के ब्रेड्थ के बारे में कोई आइडिया है कि पार्क का ब्रेड्थ कितना है? तो पार्क के ब्रेड्थ के बारे में हमें नहीं पता है कि पार्क का ब्रेड्थ कितना है ना। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये पार्क की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मैं मान लेता हूं। मान लो ये थोड़ी देर के लिए कि ये x है। कितना है ये, x है। अगर पार्क की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। अब बच्चे मुझे ये बता दीजिए, यहां पे हमें निकालना क्या है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। ये जो येलो पोर्शन है इसका मुझे एरिया निकालना है ना। और इसका एरिया निकालने के लिए अगर मुझे ये ब्रेड्थ मिल जाए, अगर ये मुझे x मिल जाए किसी भी तरीके से, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे अगर मैं इस रोड की बात करूं, ये रोड जो है, रोड की चौड़ाई मुझे पता है ना। अच्छा, तो क्या मैं ये पूरे बाहर का, या आप यहाँ पे ऐसे कर लो, ये जो एरिया है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिए यहाँ पे मैंने
इतना सा जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये और ये, इतना पोर्शन, इतना, और यहां से इतना पोर्शन, यहां से इतना पोर्शन, यहां से इतना पोर्शन, यहां से ये पोर्शन, यहां से ये पोर्शन, और यहां से ये पोर्शन। ध्यान से देखो, ये जो है, क्या मुझे इसका एरिया पता है? आप बोलोगे सर इसका एरिया पता है। अगर मैं बोलूं इसका, ये बताओ, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये इसकी लंबाई x हो गई, अगर मैं इसकी केवल बात करूं तो ये x हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर इसका एरिया आ जाएगा 5x। अगर इसका एरिया 5x है तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका एरिया भी 5x है, तो ये 5x और ये 5x ये मिलकर के कितना बन गया? आप बोलेंगे सर ये बन गया 10x। बिल्कुल सही, ये कितना है आपका? 10x। ध्यान से समझते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ये कितना बनेगा? देखो ना, ये एरिया क्या हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। ये है आपका x, सॉरी ये है आपका x और ये है आपका 5, तो ये एरिया कितना बना? ये बना आपका 5x। अगर ये 5x होगा तो ये भी 5x होगा, ये कितना हो गया आपका 10x, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, ये एरिया कितना होगा? आप बोलेंगे सर लेंथ 60 है और ब्रेड्थ 5 है, तो 65 जा 300, तो ये 300 होगा तो ये भी 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 600। ये कितना हो गया आपका 600। चलो अब अगर मैं इसके इस एरिया की बात करूं, ये जो है, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसकी केवल बात करूं तो बताओ मुझे ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 5 है, ये 5 है, तो ये एक स्क्वायर हो गया जिसका एरिया कितना हो गया 25, तो ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, तो 25 4 टाइम्स है, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 100। ये कितना बन गया? 100। यानी कि ये जो टोटल, ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना हो गया? आप बोलेंगे सर इसका एरिया हो गया 700 प्लस कितना? 10x। इसका एरिया कितना हो गया? 700 प्लस 10x, ठीक है। नाउ तो रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ ऑफ 60 मीटर सराउंडेड बाय अ पाथ व्हिच width is 5 meter. If rate of flooring per square meter is rupees 500 and total cost of flooring on path is rupees 50,000, यानी कि पूरे रास्ते को अगर हम रास्ते को बनाते हैं, है ना, तो उसका कॉस्ट कितना आता है? इतना आता है, और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? 500, और टोटल हमें एरिया कितना आ गया? 700 प्लस 10x। अगर 700 प्लस 10x टोटल एरिया आ गया, इतना टोटल एरिया है, इतना स्क्वायर मीटर टोटल एरिया है, और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 500। अगर आप बच्चे इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही रोड को बनाने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और यही कॉस्ट आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5,50,000। यही वैल्यू हो गई है आपकी 5,50,000, ठीक है। इतनी सी बात समझ पाए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पे 2 0 से 2 0 को हटा सकते हैं, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 से आपने कैंसिल कर दिया 11 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो गई 1100। अब आप देखो यहाँ से, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? तो 10x आ जाएगा आपका यहाँ से 1100 माइनस 700, यानी कि आ गया 400। ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 40 आ जाएंगी। अब x की वैल्यू 40 आ गई, तो बच्चे इस रिलेशन का यूज करके हमने x निकाल लिया, यानी कि पार्क की हमने चौड़ाई निकाल लिया, और पार्क की चौड़ाई जब आपकी x आ गई 40 आ गई, तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसकी लंबाई 60 दी गई और चौड़ाई x हमें निकल के आ गया 40, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अब आप बोलोगे इसका एरिया बन जाएगा 60, इसका एरिया कितना बन जाएगा? 60 इंटू 40, और 60 इंटू 40 कितना होता है? 2400 स्क्वायर मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए सभी लोग इस बात को समझ पाए क्या? सभी लोग इस बात को समझ पाए 2400 इज द राइट आंसर? मुझे लगता है आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा, एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, बढ़ा करके देख लीजिएगा। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप भगा करके भी देख सकते हैं, स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन। देखिए किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, द सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है? द सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन सम डेज। ओके,
सर्टेन नंबर की बात हो रही है, कितने लोग हैं हमें नहीं पता है, बट कुछ लोगों की बात की जा रही है। कुछ लोग हैं जो किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, कैन डू सम वर्क इन सम डेज। ना तो हमें लोगों का नंबर पता है, ना ही हमें ये पता है कि कितने दिन में काम हो रहा है। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स मैन है जो कि डी डेज में किसी काम को करते हैं। तो सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मैंने मान लिया कि, या नंबर ऑफ मैन को एम मान लेते हैं और नंबर ऑफ डेज को डी मान लेते हैं। तो मान लो एम मैन है जो कि किसी काम को कितने दिन में करते हैं, डी डेज में करते हैं। तो एम इंटू डी आ गया, एम इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एम इंटू डी ये टोटल वर्क हो गया, है ना, या इंटू ही लिख दीजिए। एम इंटू कितना हो गया, डी हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा, एम डी, राइट। नाउ व्हेन 8 मोर मेन वुड ज्वाइन देम, जब 8 और लोग आ जाते हैं, जब 8 और लोग आ जाते हैं, तो पहले m लोग थे, 8 लोग और आ गए, 8% और आ गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका m + 8। जब 8 लोग और आ जाते हैं, देन वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 40% लेस टाइम। तो जो काम होगा 40% कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब लोग इतने हो गए, लेकिन काम कितने टाइम में होगा, जो टाइम पहले लग रहा था, पहले डी डेज लग रहा था, तो इससे 40% कम टाइम लगने वाला है, यानी कि इसका 60% टाइम लगेगा। तो डी का 60% यानी कि 0.6 डी, ये कितना हो जाएगा 0.6 डी, यानी कि अगर इतने लोग काम पे आते हैं तो काम इतने टाइम में कंप्लीट होगा। आपने बोला बिल्कुल सही। अब मुझे ये बता दो कि ये जो काम है वही काम ये भी है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, इफ 33:1/3% लेस मैन कैन डू द सेम वर्क इन 30 मोर डेज, देन फाइंड 12 men can finish half of the same work in how many days। क्या दिया हुआ है, 33:1/3% लेस मैन कैन डू द सेम वर्क इन 30 मोर डेज, यानी कि अगर इतने % लोग कम आते हैं तो उनको 30 दिन और ज्यादा लगता है। तो बच्चे मुझे ये बता दीजिए, अभी लोग कितने हैं m, अभी लोग कितने हैं m, लेकिन उसने बोला कि अगर इतने % लोग कम आते हैं। आप मुझे सबसे पहले तो आपको पता है कि 33:1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है, यानी कि अगर 1/3 लोग कम आते हैं तो मतलब आएंगे कितने, 2/3 आएंगे। अगर किसी भी वैल्यू में से 1/3 घटा दोगे, 1/3 हटा दोगे तो उसका कितना बचेगा, 2/3, यानी कि m का 1/3 निकाल दोगे तो m का बचेगा 2/3, यानी कि आएंगे कितने, 2/3 m आएंगे। तो लोग कितने आएंगे, 2/3 m। अगर इतने लोग आते हैं तो काम कितने दिन में होता है, 30 दिन और लग जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि टाइम कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा d+30। कितना हो जाएगा, d+30। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट यही रिलेशन था कि आप इस बात को किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो चीज हमने लिखा हुआ है, ये जो चीज हमने लिखा, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपने बोला सर यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक बात क्लियर है तो ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो कोई भी दो का रिलेशन का यूज करके पहले आप एक वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, चलो अगर मैं ये और ये यूज कर लूं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो अगर मैं इसको और इसको यूज करूं तो आप यहां से बोल सकते हो कि m इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 m इंटू कितना, d+30। आप बोलेंगे सर यहाँ से m से m हमने कैंसिल कर दिया, अब इसकी वैल्यू हो जाएंगी 3d इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2d प्लस कितना 60। 3d में से 2d को घटाओगे d की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। d कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि डेज कितना आ गया, 60 डेज आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे, डेज 60 आ गया, अब फिर से हम क्या करते हैं, d की वैल्यू रख दोगे तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, m निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब d रख देते हैं तो हमें क्या निकल के आने वाला है, m निकल के आने वाला है। तो चलो अब d की वैल्यू रख दो 60। अगर d की वैल्यू आप 60 रख देते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60m, d की जगह पे अगर आप 60 रखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 60m बराबर d की जगह पे 60 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 + 30 90, यानी कि सॉरी यहाँ से तो m नहीं निकलेगा, हाँ तो ये कितना हो गया 60m बराबर, अब ये वाला रिलेशन यूज कर लो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बराबर m + 8 इंटू 0.6d, 0.6d, ये 60 है और ये 0.6 है, 0.6 इंटू 60 करोगे ये बनेगा 360, तो ये बन जाएगा 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 आ गई। मुझे लग रहा होगा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसको कैंसिल कर लो, 6 से जाएगा 10 टाइम्स, और 12 से कैंसिल कर सकते हो, 12 5 जा और ये जाएगा 12 3 जा, यानी कि बच्चे ये कितना बन जाएगा 5m इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3m प्लस कितना आ जाएगा ये 24, है ना। 5m - 3m, 2m की वैल्यू आ गई 24, तो यहां से m कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर m आ गया 12, m की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, m आ गया आपका 12।
तो डी की वैल्यू आ गई 60 और एम की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आपसे पूछा जा रहा था 12 मैन कैन फिनिश हाफ ऑफ द सेम वर्क। सबसे पहले आप वर्क निकाल लो, वर्क टोटल कितना है आपका m इंटू डी, m इंटू डी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, आप बोलोगे सर टोटल वर्क है m इंटू डी, m आया 12 और d कितना है आपका 60, तो ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। लेकिन उसने बोला हाफ वर्क को करना है, किसको करना है 12 मैन को करना है। तो बच्चे आप देख सकते हो m की वैल्यू 12 आ गई, m कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 मैन अगर पूरे काम को कर रहे थे तो हमें 60 दिन लग रहा था, इस काम को करने में उनको 60 डेज लग रहा था। तो अगर 12 मैन इस काम का हाफ करें, हाफ कितना हो जाएगा 12 इंटू 60 का हाफ मतलब 6 इंटू 60। इसी काम को अगर 12 लोग करने वाले हैं, इसी काम को 12 या डायरेक्टली भी आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, 12 लोग पूरे काम को 60 दिन में कर रहे थे तो उसके हाफ काम को करना है तो 30 डेज ही तो लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 30 डेज। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। पूरे काम को करने में 60 डेज लग रहा है तो हाफ काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा 30 डेज। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो आप हाफ यहाँ पे लिख लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है। इसका आधा कितना हो जाएगा, इसमें से किसी का भी आधा कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, तो चलो 12 इंटू 30 ये इसका आधा हो गया। और इसी काम को 12 लोग करने वाले हैं तो 12 लोगों की स्पीड कितनी हो गई 12, इससे डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 30। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा 30 डेज में होगा। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर कोई भी दिक्कत हो रही होंगी आप इसको रिपीट करके फिर से देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जनरली परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, मंथली इनकम ऑफ P इज ₹11,000 मोर देन दैट ऑफ Q। यानी कि P एंड Q की बात हो रही है यहाँ पे। P एंड Q दो लोग हैं, इनकी बात हो रही है, P है और Q है। उसने क्या बोला है मंथली इनकम ऑफ P का जो मंथली इनकम है 11,000 ज्यादा है, किससे 11,000 ज्यादा है Q से। तो बच्चे अगर Q के इनकम को अगर मैंने X मान लिया तो P का इनकम कितना हो जाएगा, तो मंथली इनकम ऑफ P इज 11,000 मोर देन Q। तो Q से 11,000 ज्यादा, यानी कि P का इनकम हो जाएगा X प्लस 11,000। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, अगर Q का इनकम X है तो P का कितना होगा 11,000 प्लस X। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P का इनकम 11,000 ज्यादा है Q से। आगे अगर पढ़ते हो तो क्या लिखा है देखो, P एंड Q स्पेंड 15% एंड 10% ऑन देयर रेस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑन रेंट। यानी कि P जो है 15% खर्च करता है रेंट के ऊपर और Q जो है 10% खर्च करता है रेंट के ऊपर, while each spent 10% of his respective monthly income on household item। तो बच्चे एक चीज ध्यान से मुझे बताइएगा सोच करके, देखो अगर मैं बोलूं कि P ने कितना खर्च किया तो आप बोलोगे P ने 15% खर्च किया कहां पे रेंट पे और 10% कहां पे खर्च किया हाउस होल्ड पे। किसका 10%, टोटल इनकम की ही बात हो रही है, बचे हुए की बात नहीं हो रही है, टोटल इनकम की ही बात हो रही है। तो क्या मैं P के बारे में बोल सकता हूं कि P 15% प्लस 10%, यानी कि P ने टोटल कितना खर्च कर लिया, P ने 15% खर्च किया रेंट पे एंड 10% खर्च किया हाउस होल्ड पे। तो 15% प्लस 10% P ने टोटल कितना खर्च कर दिया, P ने टोटल खर्च कर दिया 25%। यानी कि P का जो एक्सपेंडिचर है, ये टोटल इनकम था, अगर मैं इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 25%। इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 25%। ये इनकम था, ये अगर 25% एक्सपेंडिचर हो गया तो बताओ इसका सेविंग कितना हो जाएगा, इसका सेविंग कितना होगा 75%। सेविंग कितना, मैं ये वाली चीज नहीं लिख रहा हूं, जो भी है उसका 25% एक्सपेंडिचर है तो इसका 75% क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं Q की बात कर लूं, Q के एक्सपेंडिचर और Q के सेविंग की अगर मैं बात करूं, Q के सेविंग की बात करूं तो देखो Q पहले कितना खर्च करता था 10% खर्च किया रेंट पे और 10% खर्च किया उसके ऊपर हाउस होल्ड पे। तो टोटल Q ने एक्सपेंड कितना किया 20%। इसका 20% खर्च होता है तो इसका बचा कितना, इसका 80% बचा। इसने कितना सेव किया 80%। अगर बच्चे आप आगे बात करिएगा तो उसने दिया हुआ है इफ रिमेनिंग अमाउंट दे सेव्ड, रिमेनिंग मतलब 25% खर्च करने के बाद इसने 75% इसका सेव किया और इसने इसका 20% खर्च करने के बाद इसका 80% सेव किया। तो दे सेव्ड and remaining amount they saved and saving of P is ₹7,000 more than Q। P का सेविंग क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है Q के सेविंग से। तो बताओ मुझे P का सेविंग कितना होगा, आप बोलोगे सर P का सेविंग 75% है, लेकिन किसका 75%, इसकी बात हो रही है, मैंने इसको लिखा नहीं है डायरेक्टली परसेंटेज में लिखा है, लेकिन ये सेविंग किसका, इसका जो भी इनकम था, इनकम कितना है X प्लस 11,000। तो बताओ P का सेविंग कितना हो गया, आप बोलोगे 75% इसका
और अगर इसका 75% निकालते हो, 75% की वैल्यू होती है 3/4, यानी कि इसका 3/4, यानी कि 3/4 किसका, x प्लस 11,000, x प्लस 11,000, ये क्या हो गया, P का सेविंग हो गया। और Q का सेविंग कितना हो गया, 80% इसका, 80% की वैल्यू कितनी होती है, 20% होता है 1/5, तो 80% कितना हुआ 4/5, यानी कि इसका 4/5, तो 4/5x, ये किसका सेविंग हो गया, Q का। तो P का सेविंग ज्यादा था Q के सेविंग से, कितना ज्यादा था, 7,000, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा डिफरेंस। अब बच्चे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा 3x/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अगर आप इसको 4 से काटना चाहें तो ये कट जाएगा, 3/4 इंटू कितना बनेगा ये 11,000 माइनस कितना है ये 4/5x इक्वल्स टू कितना होगा ये 7,000 होगा क्या। अब देखो 4 से इसको कट करो तो ये जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2750। अब ये देखो 3x/4 और ये है 4/5x, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 5 3 जा 15x माइनस 16x, 15x माइनस 16x, ये हो गया माइनस x अपॉन कितना 20, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80 100 और 53 जा 150, यानी कि 80 to 50, तो ये कितना बन जाएगा आपका 7,000 माइनस कितना 80 to 50, यही होगा क्या, यही होगा। अब मुझे बताओ अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, अगर आप यहाँ पे इस बात को सॉल्व करके निकालोगे तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएंगी अभी, ये आ जाएगा माइनस x/20 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1250, 7,000 1,000 8,000, तो ये आ जाएगा -1250, ये माइनस माइनस यहाँ से आपका चला जाएगा, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई 125 का डबल, तो x कितना हो जाएगा 125 का डबल हो जाएगा 250, 250 और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। और आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ Q, Q का मंथली इनकम बताना था, Q का मंथली इनकम हमने x माना हुआ था और x की वैल्यू कितनी आ गई 25,000 आ गई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है बच्चे आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपके काम की चीज लग रही हो तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए, आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पे आ जाइए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹4,000, ठीक है, देन ही मेक्स अ लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई मैन है, कोई वॉच को सेल करता है, बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कोई मैन है जो किसी वॉच को सेल करता है कितने में, 4,000 में, जब वो 4,000 में उसको सेल करता है तो उसको लॉस होता है, इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, लॉस होता है। इफ यदि मैन वुड सेल द सेम वॉच फॉर ₹5,000, अगर वो उसको 5,000 में बेचता, then he would make a profit of 2/3 of what the loss he makes initially. Find the cost price of watch. तो आपसे पूछा जा रहा है वॉच का कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है। अब सुनिए, एज्यूम कर लो, आपको तो पता ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना, एमआरपी होता है, डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये सारे टर्म्स होते हैं। जिस प्राइस पे खरीदते हो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस प्राइस पे बेचते हो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब बच्चे अगर ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बेचोगे उस समय प्रॉफिट होगा, एंड कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पे बेचोगे तो लॉस होगा। यहाँ पे मैंने सीपी लिखा है, इसके आगे जो प्राइस लिखूंगा इसका मतलब इससे ज्यादा में बिका, इसके पीछे जो प्राइस लिखूंगा इसका मतलब वो कम में बिका। तो बताओ मुझे, 4,000 में बेचने पे लॉस होता है, इसका मतलब जो 4,000 होगा इससे पीछे की प्राइस होंगी, यानी कि मान लो ये है आपका 4,000, इसको मान लो ये पहला सेलिंग प्राइस है, अगर इतने में बेचता है तो उसको लॉस होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि वही अगर 5,000 में बेचता है तो प्रॉफिट होता है, इसका मतलब प्रॉफिट इस प्राइस से ज्यादा की वैल्यू है, यानी कि अगर वो 5,000 में उसी चीज को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, इस प्राइस को मान लो सेलिंग प्राइस 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5,000 में बेचने पे ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2/3 ऑफ व्हाट द लॉस ही मेक्स, यानी कि कितना प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है उसका 2/3 प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है। तो मान लो अगर 3 यूनिट उसको लॉस हुआ था, अगर कॉस्ट प्राइस से 3 यूनिट कम में अगर वो बेचा था
तो अगर 3 यूनिट कम में बेचा था तो 3 का 2/3 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि अगर 3 यूनिट लॉस हुआ है इसका मतलब 2 यूनिट उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका मतलब बच्चे यही हो गया, 2/3 का मतलब हुआ कि अगर 3 यूनिट लॉस है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, 2 यूनिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, यानी कि लॉस 3 यूनिट तो प्रॉफिट 2 यूनिट। अब हमें क्या करना होता है, यहां से यहां तक का जो भी डिफरेंस होगा वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 1000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा आपका, 3:2 के रेशियो में। 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू है 600 और ये 2 यूनिट की वैल्यू है 400। अगर आप ये वैल्यू लोगे, ये 2 यूनिट है तो ये हो गया 400, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 400 में ज्यादा बेचने पे 5000 में बिक रहा था, है ना। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 5000 में से 400 माइनस कर दो, ये आ गया 4600। आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया था, 4600 इज द राइट आंसर। अदरवाइज अगर आप 3 यूनिट निकालते तो 3 यूनिट की वैल्यू 600 है, यानी कि 4000 में बेचने पे 600 का लॉस हो रहा था, तो 4000 में 600 ऐड कर देते तो यही 4600 आ जाता। दोनों में से आपकी मर्जी, आप जैसे निकालना चाह रहे थे। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, 4600 जो होगा इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की लेंथ को देख करके डरना नहीं है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से बस देखते रहिए कि हमें यहाँ पे करना कैसे। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ मैन इन्वेस्ट ₹P, मतलब P रुपए इन्वेस्ट करता है किसी स्कीम में, स्कीम ए में, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी सर्टेन रेट से इन्वेस्ट करता है, हमें यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है। एंड ही इन्वेस्ट ₹, इतना इन सेम स्कीम बी ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years एट ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी पहले जिस रेट से भी इन्वेस्ट किया था उसके ट्वाइस से, उसके डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से अभी वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलो पहले जितना दिया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 स्कीम की बात हो रही है, स्कीम ए है और दूसरा क्या है आपका, स्कीम बी है। 2 स्कीम की बात की जा रही है, स्कीम ए एंड स्कीम बी। स्कीम ए के बारे में दिया हुआ मैन इन्वेस्टेड P। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बच्चे, आप जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है P, कितना इन्वेस्ट किए थे, ₹P इन्वेस्ट किए थे। कितने रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टेन रेट दिया है। सर्टेन रेट का मतलब रेट नहीं बताया है, तो चलो रेट मान लेते हैं R% पर एनम मान लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया R। कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 years के लिए। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना हो गया, 100, यही हो गया। तो स्कीम ए से सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना बनने वाला है। अगर आगे पढ़ोगे तो स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, P + 5000। तो स्कीम बी में इन्वेस्ट कितना करता है, P + 5000। तो ये हो गया आपका P + 5000, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इनटू रेट कितना बोलता है, तो उसने बोला ट्वाइस द रेट, पहले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका डबल रेट। यानी कि पहले अगर ये R था तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2R। इनटू और टाइम कितना हो गया, कितने टाइम के लिए करता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 years। कितने टाइम के लिए कर रहा है, 5 years के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई कितना, 100। यानी कि स्कीम ए से ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और स्कीम बी से ये सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। अगर बच्चे आप आगे पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ है इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन फ्रॉम स्कीम बी, स्कीम बी से जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10 टाइम्स है किसका, ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए। यानी कि स्कीम बी से, फ्रॉम स्कीम बी इज 10 टाइम्स, स्कीम बी से जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10 गुना है, किसका 10 गुना है, स्कीम ए से जो इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि स्कीम बी और स्कीम ए से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका रेशियो है 10:1। स्कीम बी से अगर 10 मिलता है तो स्कीम ए से कितना मिलता है, 1 मिलता है। चलिए तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी इंटरेस्ट दिख रहा है पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये R से हमारा यहाँ पे ये R कट जाएगा, ये 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, है ना। तो फाइनली कितना बचा, ये बच गया हमारा P, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका P + 5000 इंटू कितना आ गया, ये 5। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में यही इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया हुआ, ये B है, ये A है। B का अगर इंटरेस्ट 10 है तो इसका इंटरेस्ट कितना है, 1 है ना। तो ये रेशियो और ये रेशियो तो दोनों बराबर ही होंगे, प्रोपोर्शन में ही होंगे। तो जब 2 रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो बताओ यहाँ से ये कितना हो गया, 10P,
10p बराबर, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5p प्लस कितना 25,000, 5p प्लस कितना 25,000, है ना। और ठीक है, अब p को एक साइड भेज दीजिए, p को आप इधर भेजेंगे तो 10p में से 5p जाएगा तो ये कितना बना 5p, 5p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 25,000। तो बच्चे यहाँ से p कितना आ गया आपका, p आ गया आपका यहाँ से 5,000, p की वैल्यू आ गई 5,000। और आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। तो स्कीम ए में ए कितना है आपका, स्कीम ए में हमने कितना माना हुआ था, p माना हुआ था, और p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5,000, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे उसने उतना ही अमाउंट क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लगता है सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है बिल्कुल भी, केवल फॉर्मूला यूज करना था और उसके बाद जो रेशियो था उस रेशियो में करके प्रोपोर्शन का यूज करते हुए हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना था। ठीक है, आगे बढ़े, समझ रहे हो क्या, बेनिफिशियल लग रहा है क्या सेशन? अगर लग रहा होगा तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, है ना, आप लोग भूल गए हो अभी ये सारी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो आप इसको रेशियो का क्वेश्चन बोल सकते हो, है ना, रेशियो से ही रिलेटेड चीजें दी गई हैं। देखिए तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन टू टाउन्स ए एंड बी, दो टाउन की बात हो रही है, ए एंड बी दो टाउन है, एक टाउन ए है और एक टाउन बी है, दो टाउन की बात की जा रही है। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 5:3 एंड 5:1, यानी कि पहले टाउन की अगर हम बात कर लें, पहले टाउन में अगर हम मेल एंड फीमेल की बात कर लें और दूसरे टाउन में भी अगर हम मेल एंड फीमेल की बात कर लें, तो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ था टाउन ए में ये कितना था आपका, ये था 5:3, एंड टाउन बी में जो मेल एंड फीमेल का रेशियो आपको दिया हुआ था ये कितना था आपका, ये था आपका 5:1। अरे बात क्लियर हो रही है क्या, है ना। इफ पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन इज इक्वल, अगर दोनों पॉपुलेशन का, इफ पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन इज इक्वल, यानी कि टाउन ए का जितना पॉपुलेशन है उतना ही पॉपुलेशन टाउन बी का है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इक्वल, एंड टोटल मेल इज टाउन ए आर 500 लेस देन टोटल मेल्स इन टाउन बी, देन फाइंड द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल्स इन बोथ द टाउन टुगेदर, दोनों टाउन में मिला करके टोटल कितने फीमेल होंगे फाइनली हमें ये कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे काम करना ये है, देखो ये मेल एंड फीमेल का रेशियो है टाउन ए का, तो हमें तो नहीं पता ना, ये तो रेशियो दिया है, तो हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 3x है, और इसमें कुछ और मानना पड़ेगा, अगर ये 5y है तो ये क्या है 1y। देखो कभी भी सेम क्वेश्चन में अगर दो दो रेशियो दिए गए हो तो हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल से ही हमें करना होगा, समझ पाए। चलिए तो ये 5x है तो ये 3x, ये 5y है तो ये 1y। क्वेश्चन में अब क्या दिया था कि ए एंड बी में मिला करके ए का जितना पॉपुलेशन है उतना ही बी का पॉपुलेशन है, तो ए का पॉपुलेशन मतलब ए में मेल प्लस फीमेल, तो कितने हो गए 5x प्लस 3x 8x, ए का टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया 8x, और बी का टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया 5y प्लस 1y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 6y। तो क्वेश्चन के अनुसार से 8x बराबर है 6y के, क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन अगर इक्वल है तो ये 8x है ये 6y है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि बच्चे हम यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे ये आ गया 3 अपॉन कितना 4, यानी कि x एंड y किस रेशियो में आ गए, 3:4 के रेशियो में आ गए। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम आगे का रिलेशन अगर देखें, आगे का रिलेशन यूज करें तो यहाँ पे लिखा था क्या है यहाँ पे, टोटल मेल इन टाउन ए आर 500 लेस देन टोटल मेल इन टाउन बी, टोटल मेल इन टाउन ए आर 500 लेस, यानी कि टाउन ए के जो मेल हैं वो 500 कम है किससे, टाउन बी के मेल से, यानी कि टाउन बी का मेल 500 ज्यादा है किससे, टाउन ए से। तो क्या मैं बोल सकता हूं टाउन बी का मेल कितना है 5y और टाउन ए का मेल कितना है 5x, यानी कि 5y एंड 5x का जो डिफरेंस दिया हुआ है यही आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, टाउन बी में मेल ज्यादा है ना, तो टाउन बी में 5y है और टाउन ए में मेल 5x है। क्वेश्चन में दिया था कि बी के जो मेल है वो 500 ज्यादा है ए से, यानी कि 5y में से 5x घटाओगे तो यही कितना आ जाएगा 500। अब 5 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो 5 5 कट कर दोगे तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि आपने बोला सर यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
100 आ गई, y माइनस एक्स कितना आ गया 100। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक्चुअल में y और x का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जबकि x और y का रेशियो कितना है, 3/4 है। यानी कि यहाँ पे x और y का डिफरेंस अगर यूनिट वाइज चले तो ये 1 यूनिट है, और यही 1 यूनिट यहाँ पे कितने के बराबर हो गया, 100 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई तो x 3 यूनिट है, मतलब ये 300 हो जाएगा, और y में 4 यूनिट है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। मतलब x 300 हो गया और y की वैल्यू 400 हो गई। अब x और y हमने निकाल लिया, तो पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल फीमेल इन बोथ द टाउन्स टुगेदर। टोटल फीमेल बताओ दोनों टाउन में मिला करके। टाउन ए में फीमेल कितने हैं 3x, और टाउन बी में फीमेल कितने हैं y, तो टोटल यही हो गया 3x प्लस वाई। x पता है 300 और y पता है 400। x की जगह पे 300 रखोगे तो 3 इंटू 300 ये बना 900, और y की जगह पे 400 रखोगे तो ये बना 400, और 900 प्लस 400 ये कितना बना 1300। कोई ऑप्शन है क्या 1300 है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज इतना एंड इतना, दे शेयर 60% ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट प्रॉफिट दैट डिस्ट्रीब्यूट। चलो तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसका है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। आप देख सकते हो पार्टनरशिप हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सही तरीके से पढ़ के जाइएगा, समझ गए? अच्छे तरीके से आप इसको कवर करना है आपको इस टॉपिक को। नाउ तो अब आप देख लो यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, समझो थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए एंड बी इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस, ए और बी की बात हो रही है, ए है और कौन है बी है। ए एंड बी इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 12,500 एंड 8,500। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 12,500 किया है, और बी ने कितना किया हुआ है 8,500 किया हुआ है, बी ने इतना किया हुआ है ना। इफ दे शेयर 60% ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वली, अब उसने क्या बोला कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 60% ये लोग कैसे बांटने वाले हैं, आपस में इक्वली बांटने वाले। मतलब 60% जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका जितना भी 60% 60% जो शेयर आएगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे, एंड रेस्ट बांटेंगे रेस्ट प्रॉफिट, और जो बच जाएगा जो 40% बचेगा दे डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर देयर रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा उस रेशियो में बांट लेंगे, है ना। चलो उसके बाद if profit share of A is 300 more than that of B then find the total profit received by both। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बच्चे, आप यहाँ से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पे कट कर दोगे, 5 से जाएगा ये 25 आ जाएगा, 5 से जाएगा ये 17 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 25:17। अब आ जाइए क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है सही तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसने बोला था 60% प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, 60% प्रॉफिट को इक्वली बांटना। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं 60% की वैल्यू कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है 3/5। कितनी होती है 3/5। अगर मैं इस 5 यूनिट को मान लूं टोटल प्रॉफिट, इस 5 यूनिट को क्या मान लूं मैं टोटल प्रॉफिट, अगर मान लो 5 यूनिट टोटल प्रॉफिट अगर है हमारा 5 यूनिट, तो इक्वली जो प्रॉफिट बांटोगे कितना यूनिट प्रॉफिट है जो इस इक्वली बटेगा, आप बोलोगे 5 का 60% बना 3, यानी कि 3 यूनिट प्रॉफिट इक्वली बटेगा, यानी कि रेस्ट रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा कितना, आप बोलोगे 5 में से 3 को इक्वली बांट दिया तो 5 में से 3 चला गया, 2 बचेगा, उसी को आप बांटोगे इस रेशियो में। तो मैं आपको बोल रहा हूं क्यों ना आप ऐसा काम कर लो, अब 2 को अगर इस रेशियो में बांटोगे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, और ये तीनों क्या टोटल प्रॉफिट इक्वली बांटना, और रिमेनिंग प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5:3:2, और रेशियो को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस रिमेनिंग प्रॉफिट को एक ऐसी वैल्यू बना दें जिसमें इस रेशियो में बांटना इजी हो जाए। 25 और 17 कितना होता है बच्चे, आप बोलोगे सर ये होता है 42, तो क्यों ना हम इसको 42 बना दें, आप बोलोगे कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसको 42 बनाना चाहते हो तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 से, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो, तो कर सकते हैं, रेशियो है। अगर इसको 21 से करोगे तो ये भी 21 से हो जाएगा और ये भी 21 से हो जाएगा, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 105 तो उस समय इक्वली कितने को बांटना था 63 यूनिट को, और रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 21 × 2 ये आ गया 42। यानी कि बच्चे अब इक्वली हमें किसको बांटना है, 63 यूनिट को इक्वली बांटोगे तो 63 का आधा कर दो, 63 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे सर 62, 31 होता है और एक, यानी कि 31.5 कितना कितना हो जाएगा, इसको भी मिलेगा प्रॉफिट में से 31.5,
अरे मिलेगा क्या, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 31.5 और इसको भी मिलेगा 31.5 मिलेगा। 31 31 62 एक 63 और ये 42 यूनिट को अगर हम 25:17 के रेशियो में बांटे तो इसको फिर से कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा और इसको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया और बी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ऐड कर लो यहाँ पे, 5 हो गया, 6 और 3 2 5, इसकी वैल्यू हो गई 56.5 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 48.5। अरे हो गया। तो बताओ ना, ए का प्रॉफिट इतना हुआ, बी का प्रॉफिट इतना हुआ, इनके बीच में इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो गया, आप बोलोगे सर इनके प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया 8 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 300 मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए और बी के प्रॉफिट शेयर में 300 का डिफरेंस है। तो ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यही 8 यूनिट आपका 300 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बोथ, टोटल कितना प्रॉफिट दोनों मिलाकर के रिसीव करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट कितना है 105 यूनिट, 8 यूनिट 300 है तो बच्चे यहाँ से 105 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 300 इंटू 105 डिवाइडेड बाई कितना 8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप बता दीजिए 2 से कट जाएगा, आप बोलेंगे कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से कट कर दो पहले, 4 7 28, 2 4 5 20 और ये 4 से जाएगा 2 और फिर ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 37.5। तो बच्चे 37.5 इंटू 105 करोगे तो 37 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3700, फिर 37 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 150 प्लस 35 ये बनेगा 185 और फिर 0.5 को 105 से करोगे तो 100 का हो जाएगा 52.5 ये बनेगा 52.5। इसको आप ऐड कर लीजिए, ये बना 0.5, 5 2 7 8 5 13 का 3 और 7 1 8 1 9 3, यानी कि ये बन गया बच्चे 3937.5, 3937.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी कुछ दिखाई दे रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज 15% एंड X%, यानी कि अगर आप रेट की बात करोगे, देखो यहाँ पे 2 साल की बात की गई है, फर्स्ट ईयर की बात की गई है और आपको बात की गई है सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बात की जा रही है आपसे, ठीक है। नाउ अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में रेट कितना दिया था, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है, ये है आपका 15%, कितना दिया है 15% पर एनम। और अगर हम यहीं पे सेकेंड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपको सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको दिया हुआ है X% पर एनम, कितना दिया हुआ है X% पर एनम। इफ टोटल इंटरेस्ट, टोटल मतलब टोटल CI प्लस टोटल SI रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ ₹800, मतलब ये प्रिंसिपल है, कितना दिया है 756, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो आपसे यहाँ पे X की वैल्यू पूछा जा रही है, जो सेकेंड ईयर का रेट है X, ये X कितना है यही आपको कैलकुलेट करना है ना। अरे है ना आसान क्वेश्चन कि डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, सही तरीके से अगर सोच के सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर चीजें समझे हो ना तो चाहे क्वेश्चन का लेंथ कितना भी बड़ा करे छोटा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना, रटने से नहीं हो सकता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे बच्चे देखिए फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, मुझे ये बता दो कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं इस 2 साल का, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 800, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना है 800। तो अगर मैं पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बोलूं तो आप बोलोगे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है इसका 15%, तो इसका 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 40 ये आ जाएगा 120। तो पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बना 120 प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका X%, तो अगर मैं इसका X% निकालू तो परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, आप बोलोगे 8x, कितना हो गया ये 8x, यानी कि ये टोटल क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये तो आपने निकाल लिया। मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ, तो आपने बोला सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 800, ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसका फर्स्ट ईयर का और फिर हमें क्या करेंगे सेकेंड ईयर का। अब बताओ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो रेट 15% है तो 15% ही लगेगा, इसका 15% कितना बनेगा 120, आपने बोला बिल्कुल सही। मैंने बोला सेकेंड ईयर का कितना लगेगा, तो सेकेंड ईयर का निकालोगे तो फिर से सेकेंड ईयर में X% है तो इसका X% निकालोगे तो ये बना 8x
प्लस जो इंटरेस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर भी निकालना पड़ेगा, तो मुझे x% निकालना पड़ेगा इस 120 का। तो x% निकालोगे, x% का मतलब क्या, x/100 किसका, इस 120 का। अरे निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6, 2 × 5 = 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6x/5। अरे ये कितना हो गया, 6x/5। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ, तो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, इन दोनों को ऐड कर दो, यही टोटल क्या हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अरे आ गया। तो मैंने बोला अगर ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके ही तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 756 दिया हुआ है ना, दोनों साल का मिला करके 756 है। तो इसको और इसको ऐड करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 756 हो जाएंगे। तो बताओ ये ऐड कर लो आप, यहां से कितना आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है, देखो यहां से आप, तो 120 और 120 ये कितना हो जाएगा, 240। 120 प्लस 120 ये कितना बना, 240, प्लस ये 8x प्लस 8x ये कितना बना आपका 16x, प्लस ये कितना है आपका 6x/5, 6x बाई कितना 5, और इसी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चे, यही हो गया आपका 756। ये कितना आ गया 756। अब इस 240 को उधर लेकर के जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो ये 16 × 25 80x प्लस 6x, ये देखो 80x प्लस 6x, ये बना 86x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू, ये 240 इस साइड आएगा तो घटा दो यहाँ से, ये बन गया 6, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 2 गया कितना 5, ये कितना आ गया 5। अरे आ गया क्या 6, 5 में 4 गया 1 और 7 में से 2 गया 5। चलो 2 से कट कर दो, ये 2 से काटोगे ये बनेगा 43, 2 से काटोगे तो ये बनेगा 2 दूना 4, 1 2 25 10 और 2 25 10, 2 8 16, कितना आ जाएगा 2 8 16। अब बताओ मुझे ये कितने टाइम चले कटेगा, देखो तो ये 6 बार में कट जाएगा क्या, 43 6 जा 240 और 18, ये 6 टाइम्स कट जाएगा, 43 कितना 6 जा। तो अब बताओ मुझे यहाँ से आपने क्या देखा, x/5, यहाँ से ये x है ये 5 है, x/5 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 × 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। और आपसे यही पूछा जा रहा था, आपको x निकालना था और x की वैल्यू बच्चे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 30%। x रेट है ना, x रेट है इसलिए x 30 निकला, लेकिन 30% है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30%। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखो ये सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर ले तो ये जो रिलेटेड है इसमें कुछ एवरेज भी चीजें दिखाई दे रही हैं, रेशियो भी मिक्स है, तो ये रेशियो और एवरेज दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, रेशियो एंड एवरेज दोनों को मिक्स करके ये बनाया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सोर्सेज से लिया हुआ है, और ये 2020 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, है ना। तो आप समझ सकते हैं 4-5 साल पीछे का ये क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देख करके जाइएगा, देख करके जाएंगे आपको बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन इससे ऐसे मिलेंगे नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देख करके जा रहे हो तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 9:10। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:10 एंड इनकम ऑफ सी इज 16:2/3% लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, अभी जितना पता है उतना ही यूज कर लेते हैं, हमें ए के बारे में पता है, हमें बी के बारे में पता और सी के बारे में भी दिया है, लेकिन ए और बी के इनकम का रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ है, ये कितना है आपका, ये दिया हुआ है 9:10, 9:10, और सी के इनकम के बारे में दिया है सी इज 16:2/3% लेस। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 16:2/3% की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 1/6, होती है क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब मुझे ये बताओ अगर सी का इनकम 1/6 क्या है, कम है किससे, ए से, तो क्यों ना हम ये जो रेशियो इसको एक ऐसी वैल्यू बना दे जिसका 1/6 निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अभी अगर आप 9 का 1/6 निकालने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं 9 को एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका 1/6 निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बताओ 1/6 मतलब इसको हम 18 बना देते हैं, अगर ये दोनों अभी साथ में रेशियो है, अभी दो ही रेशियो है, तो अगर आप इसको 18 बनाओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। अरे है ना, बात समझ में आई क्या। तो अब ए कितना हो गया, आप बोलोगे सर ए 18 हो गया,
और अगर A 18 होगा तो B कितना हो जाएगा, आप बोलोगे B 20 हो जाएगा। अब जो पहले जो रेशियो था उसकी जगह पे मैंने 18 एंड 20 लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए C के बारे में क्या बात की जा रही थी कि C का जो इनकम था इतना परसेंट लेस था A से, तो इतना परसेंट का मतलब 1/6, यानी C 1/6 इससे कम होगा। तो 1/6, इसका 1/6 कितना बना 3, यानी कि C 3 कम होगा, तो 18 में से 3 कम कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे, यानी कि A, B और C के इनकम का रेशियो हमें फाइनली समझ में आ गया 18:20:15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एवरेज इनकम ऑफ A, B एंड C इज 5300। A, B एंड C का एवरेज इनकम दिया हुआ है 5300, जबकि A का 18 यूनिट है, B का 20 यूनिट है, C का 15 यूनिट। तो बच्चे अगर एवरेज 5300 है तो टोटल कितना होगा, 3 का एवरेज 53 है तो 3 का टोटल कितना होगा, 5300 इंटू 3, तो इन 3 का टोटल कर दो। अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 18 और 15 ये कितना हो गया 30, 15 15 30 और 3 33 और 20, 33 और 20 कितना 53, तो इसका टोटल बना 53 यूनिट। तो ये 53 यूनिट की जो वैल्यू होंगी ये कितना हो जाएगा, 5300 एवरेज है और ये 3 का है तो इंटू 3 करना पड़ेगा। 53 से आपने यहाँ पे कट कर दिया, 100 आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपने बोला सर 3 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, नाउ आगे बढ़ो। देखो सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, उसने क्या बोला था, ए एंड बी का सेविंग इक्वल था। अच्छा सेविंग के पहले हमने ये तो निकाल लिया ना, अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, एक यूनिट कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300। अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 हो गई तो ए का इनकम था 18 यूनिट, तो 18 इंटू 300 ये बन गया 5400। बी का इनकम कितना था 20 यूनिट, तो 20 इंटू 300 कितना हो गया, 3 2 6, 6 पे कितने जीरो, 6000। और सी का इनकम कितना हो गया 15 इंटू 300 ये हो गया 4500। सी का इनकम कितना हो गया 4500। ए का इनकम बना 5400, बी का इनकम बना 6000 और सी का इनकम कितना बन गया आपका 4500। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। देखो उसने क्या बोला, ए एंड बी का सेविंग क्या है, बराबर है, एंड सेविंग ऑफ सी इज 300 लेस देन दैट ऑफ बी। ए एंड बी का सेविंग इक्वल है, उसने बोला सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि अगर मैं सेविंग को ए से इंडिकेट करूं तो सेविंग ऑफ ए बराबर सेविंग ऑफ बी, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एंड सेविंग ऑफ सी इज 300 लेस देन सेविंग ऑफ बी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेविंग ऑफ बी और सेविंग और सी का जो डिफरेंस दिया हुआ है ये 300 दिया हुआ है। उसने क्या बोला, सेविंग ऑफ सी इज 300 लेस देन दैट ऑफ सेविंग ऑफ बी, यानी कि सेविंग ऑफ बी और एंड सेविंग ऑफ सी का जो डिफरेंस होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, ए और सी के एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सी, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो ए का एक्सपेंडिचर कितना था 20% ज्यादा था, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20% मोर देन सी, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि अगर सी का एक्सपेंडिचर 5 होगा तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। ए का एक्सपेंडिचर अगर 5 होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, तो अगर सी का एक्सपेंडिचर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपने बोला सर यहां तक तो बिल्कुल भी क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो चलो मुझे ये बता दो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अगर मैं चाहूं इसके एक्सपेंडिचर को तो क्या मैं मान सकता हूं अगर ए का एक्सपेंडिचर 6x होगा तो सी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5x। अगर ए का एक्सपेंडिचर 6x हुआ तो सी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 5x। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, यहां तक तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ ए और सी की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ सी, और यहाँ पे अगर मैं इनकम ऑफ ए के इनकम की बात करूं तो ए का इनकम है 5400 और सी का इनकम है 4500। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग कैसे निकालोगे ये बताओ, क्या बोलोगे आप, इनकम में से अगर उसके एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो जो बचेगा वही तो सेविंग आएगा। तो ये इनकम पता है, हमें एक्सपेंडिचर पता हो गया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, उसका सेविंग मिल जाएगा। और देखो सेविंग, अगर मैं बी का सेविंग निकालू, यहाँ पे देखो एक रिलेशन दिया है, बी और सी के सेविंग का डिफरेंस 300 है। अगर मैं आपसे पूछूं बी का सेविंग कितना होगा तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर बी का सेविंग होगा, बी के इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर घटा दो, बी के इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर घटा दो, तो बताओ मुझे बी का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है। आप बोलोगे सर बी का इनकम हमें यहाँ पे पता है 6000।
और बी का एक्सपेंडिचर कितना है। आप बोलेंगे सर बी का एक्सपेंडिचर तो नहीं पता है, तो फिर बी का सेविंग कैसे निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ए का मैं सेविंग निकाल सकता हूं। आप बोलेंगे सर निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि मुझे ए का इनकम पता है और ए का एक्सपेंडिचर पता है, तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर ए का इनकम है 5400 और उसका एक्सपेंडिचर है 6x, तो 5400 में से 6x घटा दीजिए, तो 5400 में से मैंने 6x घटा दिया, तो ये किसका सेविंग आ गया, ये ए का सेविंग आ गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलता हूं सी का सेविंग बताओ, तो आप बोलेंगे सर सी का इनकम इतना है और ये सी का एक्सपेंडिचर है, इसमें से इसको घटा दो तो सी का सेविंग आ जाएगा। तो 45,000 में से, सॉरी 45,000 बोल रहा हूं मैं, 4500 में से अगर मैं सी का एक्सपेंडिचर हटा दूं जो कि 5x है, तो ये सी का सेविंग आ गया। अब बताओ मुझे बी का सेविंग और सी के सेविंग का डिफरेंस 300 है, जबकि ये जो हमने सेविंग निकाला है ये किसका सेविंग निकाला है, ए का। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ऊपर में एक रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ए का जितना सेविंग है उतना ही बी का सेविंग है। ये सेविंग आपने ए का निकाला, लेकिन ए और बी का सेविंग बराबर ही है ना, तो ये ए का सेविंग जो निकला इसको हम बी का भी सेविंग बोल सकते हैं। तो अगर ये बी का सेविंग है और ये सी का सेविंग है, तो इसी का तो डिफरेंस आपको अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि सर ये डिफरेंस जो है ये बराबर है 300 के, किसके बराबर है, 300 के बराबर है। करो सॉल्व करो, अब बताओ मुझे यहाँ से ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 5400 में से 4500 घटा दोगे, बताओ जल्दी। चलो ये कितना हो गया 5400 माइनस 6x माइनस 4500 और माइनस माइनस प्लस कितना 5x बराबर कितना आ गया 300। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब बताओ 5400 में से 4500 घटा दो, कितनी हो रही है वैल्यू इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस 900, 45 5 और उसमें कितना 4, तो ये कितना आ गया, ऊपर लिख रहा हूं मैं माइनस 900, इसमें से इसको घटाओगे और माइनस 6x प्लस 5x, ये बन गया आपका माइनस 6x प्लस 5x, ये कितना हो गया माइनस x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 300। अरे आ गया क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। अगर इतनी सी वैल्यू, अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। 5400 में से 4500 जाएगा तो यार माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस आएगा क्या, नहीं ना, तो फिर बोले क्यों नहीं, बोलना चाहिए ना। कितना आएगा 54 में से 45 घटाओगे, माइनस किस बेसिस पे लिख दिए थे, हाँ माइनस आएगा क्या, नहीं ना, तो ये कितना आएगा आपका 900। ये 900 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके 300, तो 300 इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, तो 900 माइनस 300 ये आ गया 600 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एक्स। तो बच्चे एक्स कितना आ गया हमारा 600। हमें क्या निकालना था, आपको निकालना था सेविंग ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ ए। अब बताओ सेविंग ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का सेविंग कितना हो जाएगा, अब मुझे बताइए। ए का सेविंग और बी का सेविंग तो सेम ही है ना, तो एक्स कितना आ चुका है आपका, एक्स आ चुका है 600। तो बताओ ये ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्स आ चुका है 600। तो चाहो तो आप देख लो, ये है आपका, हमें क्या पूछा गया था, सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी इक्वल है, तो ये किसका क्या था, बी का सेविंग था। कितना 5400 में से कितना घटा दोगे 6x, और x कितना आ गया हमारा 600, तो 3600, 5400 में से 3600 घटा दोगे तो 1800 आ गया। ये 1800 क्या आ गया बच्चे, ये 1800 हमारा आ गया सेविंग। किसका सेविंग आ गया, ए का सेविंग आ गया, क्योंकि जो बी का सेविंग होगा वही ए का सेविंग होगा ना, तो बी का सेविंग आ गया 1800, तो जो बी का सेविंग है वही ए का, तो ये 1800 आ गया। तो सेविंग ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम कितना है आपका 5400, तो 1800 बटे 5400 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये कट गया 18 3 जा, यानी कि हमारा आंसर बना 1/3 इंटू 100%, और 1/3 की वैल्यू बच्चे कितनी होती है 33.33%, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मुझे लगता है आप सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए सेशन को लाइक भी कर देना यार, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीजें करते रहो, बहुत मेहनत लगता है सेशन बनाने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बच्चे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आपका, है ना। देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो इफ ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे
B works on second day and C works for third day, then in this way the whole work is completed in 15 days. ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. If A works on first day, मतलब A अगर पहले दिन काम करता है, B अगर दूसरे दिन काम करता है एंड C अगर तीसरे दिन काम करता है, और इसी तरह से काम अगर उनका चलता है, मतलब A पहले दिन, B दूसरे दिन, C तीसरे दिन, फिर A चौथे दिन, B पांचवें दिन, C छठे दिन, इस तरीके से अगर काम होता है तो पूरा काम इनका कितने दिन में कंप्लीट होता है? इन्होंने बोला है कि काम इनका 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़िए. द सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन A वर्क्स फॉर 8 डेज एंड B वर्क्स फॉर 11 डेज. वही काम कंप्लीट होता है अगर A काम करता है 8 दिन और B काम करता है 11 दिन. अगर A ने 8 दिन काम किया और B ने अगर 11 दिन काम किया, 11 डेज काम किया, तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन A वर्क्स फॉर, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, ये 8:3/4 होना चाहिए. व्हेन A वर्क्स फॉर 8:3/4 डेज एंड C वर्क्स फॉर 5 डेज. ठीक है, वही काम होगा. तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय A एंड C टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क. मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उसी काम को करने के लिए A एंड C जाते हैं, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए अगर A एंड C जाते हैं, तो A एंड C को उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है, ये आपको यहाँ पे निकालना है. मुझे लगता है क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए. ठीक है, चलिए, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है. देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यहीं पे दिक्कत हो सकती है कि किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, देखो यहाँ पे समझो. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे एंड सो ऑन. पूरा लिखोगे क्या? इतना ही टाइम बचा हुआ है लिखने के लिए. हाँ, चलो बताओ, ए कितने दिन काम करता है? फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे ए आएगा, सेकेंड डे बी आएगा, थर्ड डे सी आएगा, फिर से फोर्थ डे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा. अब मुझे बताओ, तीनों जब एक एक बार काम कर लेते तो ऐसे 3-3 का ग्रुप बनता जाएगा, और 15 दिन में अगर काम हो रहा है तो एक ग्रुप में 3 दिन हो रहा है, तो 1 2 इस तरीके से कितने ग्रुप बनने वाले हैं बताओ मुझे? टोटल 5 ग्रुप बनेंगे क्या? इस ग्रुप में भी ए है, इसमें भी ए है, तो इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा. तो बताओ मुझे ए कितने दिन हुआ? पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी. इसका मतलब ए ने टोटल 5 दिन काम किया. अगर काम 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है ऑल्टरनेट करते हुए, इसका मतलब ए भी 5 दिन तक काम किया, बी भी सब में आएगा ऑल्टरनेट, तो बी भी 5 दिन तक काम पे था, सी भी सब में आएगा, इसका मतलब सी भी 5 दिन तक काम पे था. यानी कि ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, सी ने भी 5 दिन काम किया. अरे किया ना. तो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए ए का 1 दिन का काम ए है, यानी कि ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है, सी की इफिशियंसी सी है. इफिशियंसी मतलब उनके काम करने की स्पीड. काम करने की स्पीड कैसे डिसाइड करते हो? यूनिट टाइम में किया गया काम. तो यहाँ पे यूनिट टाइम क्या होगा? डेज है, तो डेज का यूनिट टाइम 1 डे. तो मान लो ए का 1 डे का काम ए, बी का 1 दिन का काम बी, और सी का 1 दिन का काम सी. तो बताओ मुझे ए टोटल कितने दिन काम करता है? 5 दिन. तो 5 दिन में ए का काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 है. 5 डेज में बी का कितना काम हो जाएगा? आप बोलोगे 5 बी. और 5 दिन में सी का कितना काम हो जाएगा? आप बोलोगे 5 सी. तो बताओ ना, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, सी ने इतना काम किया, तो इन तीनों ने मिलकर के टोटल काम कंप्लीट कर लिया. इसका मतलब बच्चे यही क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया. क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया. अरे बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? आगे बढ़े. चलिए, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क. आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. उसके बाद द सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन ए वर्क्स फॉर 8 डेज. ए जब 8 दिन काम करता है, तो ए 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 8 ए. एंड बी वर्क्स फॉर 11 डेज. बी 11 दिन काम करता है, तो 11 डेज में बी कितना काम कर लेगा? 11 बी. तो ये भी टोटल वर्क हो गया. 8 ए प्लस 11 बी, ये भी टोटल वर्क है. आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये भी टोटल वर्क है. और इसी तरीके से सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन ए वर्क्स फॉर 8:3/4 डेज. 8:3/4 बताओ ना, 8:3/4 का मतलब क्या होता है? 8:3/4 में 8 चौका 32 3 35, यानी कि 35/4 डेज. ए कितने दिन काम करता है? ए काम करता है 35/4 डेज. एंड व्हेन ए वर्क्स फॉर 35/4 डेज, तो 35/4 ए, 35/4 ए एंड सी वर्क्स फॉर 5 डेज. तो ये कितना हो जाएगा? सी वर्क्स फॉर 5 डेज. तो ये हो जाएगा बच्चे 5c. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5c. सी वर्क्स फॉर 5 डेज. सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? What is the time taken by A and C together to complete the work? अब मुझे ये बताइए, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है.
ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। अब बताओ मुझे यहाँ से क्या करना है, कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? अरे है ना, और कुछ इसके अलावा इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। हमें क्या पता करना था? व्हाट इज द टाइम टेकन बाई ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एंड सी का पता करना है। ए एंड सी कैसे करेंगे? तो ये तभी निकाल पाएंगे जब हमें ए बी और सी निकल जाए, तभी तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हो क्या? बोलो जल्दी, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अच्छा, टोटल वर्क भी कुछ दिया हुआ है क्या? द वर्क इज कंप्लीटेड इन 15 days। ठीक है, द सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन ए सेम। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले बराबर करके देखते हैं कि इससे कुछ रिजल्ट हमारा निकल के आ पा रहा है क्या। इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। देखो इसको इधर लेके आ जाओ, ये तो बराबर ही है ना। तो अगर इसको हमने यहाँ पे रख दिया और अगर मैं इसको यहाँ से इक्वेट कर रहा हूँ तो बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा? कुछ निकल के आएगा क्या? पहले तो मुझे ये डाउट लग रहा है कि ये 8:3/4 ही था कि कुछ और था, क्योंकि अगर ये कुछ और होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा, ये पूरा गड़बड़ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है, यही मान के चलो फिलहाल, क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आप एक काम करो, देखो देखो एक काम करो, इसको इधर लेकर के आ जाओ, इस ए को इधर लेकर के आओ। कितना हो जाएगा बताओ तो? ये आप बोलोगे सर 8a माइनस ये हो जाएगा 35/4a प्लस 11b बराबर कितना आ गया? 5c। आ जाएगा क्या? अब देखो 8 चौका 32, अच्छा 8 4 जा 32, 32 माइनस 35, 8 4 जा 32, 32 माइनस 35, ये बनेगा -3a/4 प्लस 11b बराबर कितना आ जाएगा? 5c। अरे यही आ जाएगा क्या? 32 में से 35 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, -3a/4 प्लस 11b इक्वल्स टू 5c। आपको ये सभी को ये समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं? आराम से देखो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, विश्वास कर रहे हो मेरे ऊपर तो करिए, अच्छे से कीजिए। देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अब क्या करो, ये वाला रिलेशन और इसको आपस में, क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले, ये तीनों बराबर थे, तो हम यहाँ पे अब ऐसे भी लिख सकते हैं 5a प्लस 5b प्लस 5c बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 8a प्लस 11 क्या? 8a प्लस 11b, 8a प्लस 11b। अब a और b को उधर लेके जाओ तो इधर 5c बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5c बराबर हो जाएगा, 5c बराबर हो जाएगा, जब a और b उस साइड जाएगा तो 8a माइनस 5a ये हो जाएगा आपका 3a, और 11b माइनस 5b तो ये कितना हो जाएगा? 11b में से 5b जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6b। यानी कि यहाँ से 5c की वैल्यू कितनी हो गई? 3a प्लस 6b। कितनी हो गई? 8a माइनस 5a 3a और 11b माइनस 5b 6b। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ये 5c की वैल्यू कितनी है? इतनी है, और ये भी 5c की वैल्यू इतनी है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इनको बराबर करो, यहाँ से a और b के बीच में रिलेशन निकल के आ जाएगा, निकाल लीजिए, अब हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखो ये भी 5c है ना, सॉरी इसको लिखो, ये भी 5c और ये भी 5c, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बराबर होगा। करो बराबर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे -3a/4 प्लस 11b इक्वल्स टू कितना बनेगा? यहाँ से 3a प्लस 6b, 3a प्लस कितना बन जाएगा? 3a प्लस 6b। a को एक साइड भेज दीजिए, b को एक साइड भेज दीजिए, तो a को हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस 3a प्लस कितना? 3a/4 बराबर 11b माइनस 6b, तो 11b माइनस कितना? 6b। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 3 चौका 12a प्लस 3a 15a, 15a 3 चौका 12 3 15, 15a/4 बराबर 11 में से b में से 6b गया, कितना आ जाएगा? ये 5b। तो बच्चे 5 से कट कर दो, कितनी बार में कट गया? दिख रहा है क्या आप लोगों को? 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो बताओ यहाँ से a/b कितना आ गया?
आप बोलोगे सर a बाई बी की वैल्यू हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 बटे कितना 3, यानी कि a अगर 4 है तो b कितना हो गया 3 हो गया। a अगर 4 है तो b कितना हो गया 3 हो गया। तो चलो ना a और b निकल गया, तो अब a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, c निकल के आ जाएगा, किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी जिसमें रखना है। तो रख दीजिए a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3 रख दीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 12 और a कितना हो गया 18, 12 और 18 कितना होता है 30। तो 5c की वैल्यू हो गई 30, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई यहाँ से c बराबर आ गया 6। तो देखो a आ गया 4, b आ गया 3 और c कितना आ गया 6, c आ गया 6। तो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना था, ये टोटल वर्क था, या आपकी मर्जी जहां पे वैल्यू रखना चाहिए। अगर मैं इसमें रख दूं तो 5 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना बन रहा है यहाँ पे बताओ जल्दी, 4 3 7 6 13, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 13, ये आ गया टोटल वर्क। और आपसे पूछा जा रहा था इस काम को कौन करने वाला है, a एंड c करने वाला है। तो a एंड c का एक दिन का काम कितना हो गया, a का काम है 4, c का काम है 6, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, a प्लस सी बन गया 10, तो ये हो जाएगा 65/10, और 65/10 कितना बनेगा बच्चे 6.5, यानी कि टोटल काम आपका होगा 6.5 डेज में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हो, समझ गए। तो 6.5 डेज इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी यहाँ पे। डन एवरीवन। चलिए, तो अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो बच्चे, मुझे लगता है हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो बाकी हम कल के सेशन में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ सेशन में बने रहिए, रेगुलर बेसिस पे अभी मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ। तो बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कोताही मत करो, सच में बहुत मेहनत लगता है सेशन बनाने में, है ना। एंड दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि देखो हमारी क्लासेस है पुणे में, पुणे आप सभी जानते होंगे, पुणे सिटी महाराष्ट्र स्टेट में आता है। हमारी क्लासेस है पुणे में शिवाजी नगर एरिया में आता है, जीएम रोड पे, जंगली महाराज रोड पे हमारी क्लासेस है पुणे में। यहाँ पे हमारी कोचिंग है टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट के नाम से। हम यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं, लाइव सेशंस भी चलती हैं। तो अगर कोई बच्चे आसपास में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, पुणे आना चाहते हैं, तो आप पुणे में आ सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंक्वायरी करना है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर फ़ोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस भी करनी है तो हमारी हाइब्रिड क्लास चलती है, तो आप इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पर भी आप क्लास कर सकते हैं, लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सेशन कैसा लगा आपको, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।